अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मौजूद तो मैं फैक्ट्रीज़ के बाहर हूं, लेकिन ये खाते जैसे फैक्ट्रियों और अगर प्रोफेशनल ज़ुबान में खाते कहा जाता है, ये किस चीज़ के थे? तो ये थे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के, जो कि इस वक्त ताले लगे हुए हैं और ये उनके शटर बंद हैं, ताले इधर भी लगे हैं। यहाँ कम व बेश 45 से ज़ायद मशीनें मौजूद थी जो कि बिक चुकी हैं। सिर्फ एक खाता जो है, एक यूनिट जो है चलता इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है। वजह क्या बनी? क्योंकि इसी जो इस सेक्टर के अंदर मौजूद इसी फैक्ट्री के अंदर मुतअद्दिद प्रोग्राम मैंने किया जब ये मसाइल चल रहे थे, लेकिन अब मशीनें मुकम्मल तौर पर बिक चुकी हैं और ये लोग अभी भी रोना रो रहे हैं कि इस सेक्टर को बचा लिया जाए। क्या ये SME नहीं है? क्या इनको SME समझा नहीं जाता? इजाफी बिजली के टैरिफ, इजाफी टैक्सेस का नफाज, और ये सेक्टर कम बेश रफ एस्टीमेट के मुताबिक 600 मिलियन एक माह के अंदर हुकूमत को जमा करवा रहे हैं। वो हुकूमत को नहीं बल्कि जो जिनसे ये कोने ख़रीदते हैं उनके ऊपर ये सेल टैक्स की मद में 20% दे रहे हैं, क्योंकि ये नॉन रजिस्टर्ड हैं। ये चाहते हैं हमें रजिस्टर्ड कर लिया जाए। अब ये मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको बता दिया ताकि हम किस पे बात करना चाह रहे हैं। अब हमारे साथ इस सेक्टर से मुंसलिक लोग होंगे, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सर साहब मौजूद है हमारे साथ, हाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। पीछे भी ताले हैं, दरवाजे बंद हैं। राना साहब, ये सेक्टर को असल मसला दरपेश आया क्या कि इस हद तक पहुँच गए कि कभी तो हमें भी लगता था कि शायद आप लोग रोना रो रहे हैं, शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ताले ऊपर लगे गवर्नमेंट को सलामी पेश कर रहे हैं कि ये हाल है इंडस्ट्री को, और आप एक तरफ कह रहे हैं ये मजदूर नहीं मिल रहा शहर फैसलाबाद में। जी बिलाल भाई, जब हर हफ्ते हमारा प्रोग्राम चलता था और हम लोग इसको हाईलाइट करते थे कि हम प्रॉब्लम में हैं, तो उस वक्त ये लोगों के जहन में आ जाता था इनको रोने की आदत ही पड़ गई है, ऐसा नहीं है, कारोबार बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अब जबकि ये सेक्टर बंद हो चुका है, अब सब लोगों की आंखें खुली हैं कि वाकई ये सेक्टर बंद होने की वजह से अब ईद के दिन है, मज़दूर फारग फिर रहे हैं, मालिक फारग फिर रहे हैं, उनके पास खुद से अपने घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं यहाँ पे चैम्बर प्रेसिडेंट राना एहतशाम साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने चैम्बर के प्लेटफॉर्म से रज़ाक दाऊद साहब आए हुए थे। उन्होंने अगर 30 मिनट बात की है तो 25 मिनट उन्होंने सिर्फ SMEs के लिए बात की है। तो जब मुझे भी वहाँ पे मौका मिला तो मैंने असल सूरत हाल जो है वो रज़ाक दाऊद साहब को बताई है, और उनके लिए ये हैरानकुन थी। उनके जहन में तो ये था, वो एक्सपोर्टर से सिर्फ बातें करते थे कि सब जो खुशहाली चल रही है, पूरा मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि हमारा 80% सेक्टर बंद हो चुका है और 20% चंद दिनों तक बंद हो जाएगा, अगर आप लोगों ने इस पर कोई खुसूसी तवज्जो ना दी, इसके बारे में ना सोचा, और साथ ही मैंने उनको ये भी बताया कि इसके बंद होने की सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट खुद है। हमें किसी किस्म की ना बिजली में ना किसी और चीज़ में किसी किस्म की मराहत नहीं मिल रही, हालांकि हम टैक्स पेयर हैं। वो जब भी बात की जाती है हमें इस बात पे कह के एक साइड पे कर दिया जाता है कि आप लोग सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं हैं। मैंने उनको बताया कि सेल टैक्स हम 20% दे रहे हैं, अगर हम रजिस्टर्ड नहीं हैं तो वो गवर्नमेंट की वजह से हैं, जो टैक्स चेन हमारी मुकम्मल नहीं हो रही। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक एम्ब्रॉयडरी सेक्टर डेली, मंथली मैं आपको बाद में बताऊंगा, डेली करोड़ों रुपया धागे की मद में सिर्फ सेल टैक्स दे रहा है, जो 20% बनता है। इसलिए उनको ये सारी बातें बताई हैं कि आप तक वो सेल टैक्स पहुंच नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि हम लोग अनरजिस्टर्ड हैं, हमें वो फेक इनवॉइसेस धागे की तरफ से मिल जाती हैं, सादा एक पर्ची में उस पर काट के दे देते हैं, और वो तमाम सेल टैक्स उनकी अपनी जेबों में जा रहा है और गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा। अगर ये किसी तरह फिक्स वाले साइड पे आ जाए, मैंने उनको कहा कि अगर हमारी एक धागे की कोन है, आप यहाँ से ये चलती है, वहाँ पे इस पर फिक्स चार्जेस जिस तरह एक बोतल पे एक पानी वाली पीने या ग्रॉसरी पे लगा होता है कि उसकी कीमत में शामिल होता है, तो कम से कम गवर्नमेंट को तो जाए, हमें कोई उसका फ़ायदा तो नहीं पहुँच रहा। लेकिन वो करोड़ों रुपया डेली का, करोड़ों रुपया और अरबों रुपया महाना, वो जो इन लोगों की जेबों में जा रहा है वो गवर्नमेंट की जेब में जाए, गवर्नमेंट को थोड़ी सी आसानी हो और हमारे सेक्टर के लिए सोचे। उन्होंने 26 तारीख को ये सारी बातें सुन के हमें वहाँ पे इनवाइट किया है कि आप लोग आएँ, मेरे लिए ये आपकी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है, मैं आप लोगों के लिए कोई तरीक़ाकार बनाता हूँ। हमारे लिए एक उम्मीद की किरण रज़ाक दाऊद साहब की सूरत में आई है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो हमारे लिए कोई बेहतर तरीक़ाकार बनाएंगे। और सेल टैक्स के मामले में उन्होंने कहा है कि मैं आपका कोई अल्टरनेट सिस्टम बनाता हूँ, मरहलावार करके आप लोगों को उसमें फौरी तौर पर रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो SME सेक्टर, इसके
एक एक दो दो मशीनों वाले हैं, वो अनपढ़ हैं, उनके लिए तो ये एनटीएन लेना ही बहुत बड़ा मसला होता है। तो सेल टैक्स में अगर वो रजिस्टर्ड होते हैं, उसको मंथली रिटर्न जमा करवानी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। राना साहब बहुत ही ब्रीफली सारी चीज़ें जो है इंट्रो के तौर पे जो मसाइल हैं वो बता दी हैं। अच्छा, इस वक्त आपका सेक्टर अब इस पूरी सिचुएशन के बाद कहाँ खड़ा है? कितनी उम्मीद लगाते हैं कि वो सुनेंगे तो क्या इस पे अमल दरामद हो जाएगा? लेकिन मेरा तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है, ये गफलत ही है कि जो इसके मिनिस्टर हैं उनको ही नहीं पता कि हो क्या रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। बड़े एक्सपोर्टर बढ़े हैं, LSM आपकी तरक्की कर रहा है, लेकिन आप खुद कहते हैं गवर्नर स्टेट बैंक के 80% जो जनरेशन है लेबर की वो सिर्फ SMEs के साथ है। क्या कहेंगे इस वक्त सिनेरियो क्या? बिल्कुल आपने बिलाल भाई 100% ठीक बात की है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि हम लोग जो मैन्युफैक्चरर हैं या प्रोसेसर हैं, हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर भी हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं, माफियाज जो है ना, वो ट्रेडिंग की तरफ जाएं। एक ट्रेडर जो है एक या दो बंदे को रोज़गार प्रोवाइड करता है। हमारी अगर 6 या 7 मशीनें चलती हैं तो हमारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई 100 फैमिलीज़, 100 पर्सन का मतलब कि 100 फैमिलीज़ लिंक्ड करती हैं। अगर एक यूनिट बंद होता है, जैसे आपने अभी शुरू में बात की है कि यहाँ पे 52 मशीन्स थी, मुख्तलिफ़ तरीके से 11 लोग काम कर रहे थे, वो सारी बेच के जा चुके हैं। और हमने भी 2-3 मशीनें बेच दी हैं, हमारे पास 7 मशीनें रह गई हैं। हम किस तरह सर्वाइवल कर रहे हैं ये हमें पता है। अच्छा, लेबर जो है हमारे साथ, जब हम लोग बंद होंगे तो वो लेबर भी बेरोज़गार हो जाएगी। आपकी बात को मैं तक़वियत दे रहा हूँ कि 80% तक जो रोज़गार है ये जो आपके SMEs हैं और प्राइवेट सेक्टर हैं यही प्रोवाइड करते हैं। अब मसला एक नहीं है, यहाँ पर तो मसाइल की भरमार है। बिलाल भाई, बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि पुरानी जो गवर्नमेंट है उसने IPPs के साथ महंगे माहदे किए हुए थे। वो 16 रुपये यूनिट बेच रहे थे, हम 8 रुपये यूनिट बिजली देंगे। अभी मेरे हाथ में ये एक बिल पकड़ा हुआ है जो इसी माह का है, यानी कि ये जून का बिल है, जुलाई में हमने पे किया है। तो इसमें 35,000 यूनिट चले हैं, ठीक है। इसका बिल 8,78,000 है, तो ये हमें 27 रुपये यूनिट पड़ता है। 5,24,000 बिजली की कीमत है, 3,26,000 इसमें टैक्सेस हैं। क्वार्टर टैरिफ गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया हुआ है, लेकिन हमें लग के आ रहा है 1,01,000 रुपया क्वार्टर टैरिफ है। इसी तरह सेल्स टैक्स है, नीलम जेलम है, एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हैं। हमें समझ नहीं आ रही इतने ज़्यादा टैक्सेस कि आपके 37-38% बिल में टैक्सेस हैं, बाकी बिजली का रेट है। और इसको डिवाइड करें यूनिट के हिसाब से तो ये 27-28 रुपये एक यूनिट पड़ रहा है। एक्चुअली ग्राउंड ये है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अनाउंस कर देती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और जिसका बेनिफिट जो है हम मैन्युफैक्चरर्स को नहीं पहुंचता। इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब और एक और रोना है कि बाज़ार में कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ पे किसी चीज़ का कोई रेट ही नहीं है। अगर एक फैब्रिक एक दिन 70 रुपये गज़ होता है तो 2 दिन बाद वो 105 रुपये गज़ होता है। तो वो जो दुकानदार है वो भी घबराया हुआ है, वो काम कर नहीं रहा। जब वो काम नहीं करेगा तो उससे लिंक्ड जो भी यूनिट है वो बंद हो जाएंगे। अब ईद आ रही है, हम अपने वर्कर्स को ईद पे बेरोज़गार करके कैसे भेज दें, और अगर उनको हम अपने पास रखें तो कैसे रखें? कोई लाहे अमल नहीं है। इस गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया है कर्ज़ा जो जी हम इनको लोन देंगे, हम तो ये भी चाहते हैं कि इंटरेस्ट फ्री लोन जो इन्होंने अनाउंस किया है शख्सी ज़मानत पे, जो बैंक्स की पॉलिसीज़ हैं हम उनको फुलफ़िल करने के लिए तैयार हैं। तो वो हमें वो कर्ज़े जो है फराहम किए जाएँ, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएँ, ताकि इस सेक्टर को बचा सकें, इस लेबर को बचा सकें, इस मुल्क की आवाम को बचा सकें। इस मुल्क की आवाम को बचा सकें। हाँ साहब मौजूद हैं। हाँ साहब, इन्होंने कहा जी हमें शख्सी ज़मानत पर दे दिए जाएँ कर्ज़े, दे देंगे कर्ज़े, लेकिन जब हालात ये हैं तो कर्ज़े लेके फिर बैंक के डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। पहले अपनी ज़मीनों से हाथ धो बैठे, अब अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठेंगे। वजह तो ये है, सहूलत तो ये होनी चाहिए कि उस सेक्टर को चलाने के लिए तमाम रास्ते हमवार कर दिए जाएँ कि वो सेक्टर कर्ज़ा लेने की ज़रूरत ही ना पेश आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम तो पिछले 2 साल से ये बात कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री जो वेंटिलेटर पे जा रही है, ये 2 साल पहले आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे गिरती रही। अब 2 साल के बाद ये सिचुएशन आ गई आपके सामने, ये खातों को ताले लगे हुए हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहला फैक्टर जो है, हमारा जो मटेरियल है ये टोटल इम्पोर्टेड है, मशीन के बम्बाई मशीन। इसमें जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, रॉ मटेरियल हमारा महंगा है, बिजली हमारी महंगी है,
अब लेबर जो है वो बेरोज़गार हो रही है, खाते बंद हो रहे हैं। तो हम तो बारहा ये कह चुके हैं गवर्नमेंट से कि इसको एक स्टेटस दिया जाए, इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। और मेरे ख्याल में ये वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है। एम्ब्रॉयडरी सनत जो है पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री है, ये उसको 50% से ज़ायद जो है ये उसको सपोर्ट कर रही है। अगर आपका ये सेक्टर मजबूत नहीं होगा तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी एक्सपोर्ट्स और लोकल मार्केट डिस्टर्ब तो होगी। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो लेबर को जनरेट करती है। लेबर इसमें बहुत सारी लेबर इन्वॉल्व है, चिंगची वाले रिक्शे इन्वॉल्व हैं, ट्रेडर इन्वॉल्व है, बहुत सारी फैमिली इन्वॉल्व हैं। तो अब ये दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो खुदारा मेरी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें इस इंडस्ट्री पे, इसको चलने में हमारी मदद करें। हम कह रहे हैं कि हमें बिला सूद कर्ज़े दिए जाएं, तो इसका मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं। हम सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी जो रजीम है वो किसी की समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे जो लोग हैं वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना नहीं चाह रहे हैं। ये नाअहली नहीं है हुकूमत की कि एक सेक्टर खुद कह रहा है टैक्स गुजार बढ़ाने तो हमें शामिल करें, लेकिन आप उनको शामिल करने का मैकेनिज्म नहीं तैयार कर पा रहे। ये हम 2 साल से कह रहे हैं जी कि हम रजिस्टर्ड होने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उस पर तवज्जो नहीं दे रही। अब हम रजिस्टर्ड कैसे हों? देखें, हम 20% टैक्स दे रहे हैं और मुसलसल दे रहे हैं। हमारा हर एम्ब्रॉयडरी यूनिट जो है वो धागा खरीदता है, 17% GST है और 3% अदर टैक्स है जो है। देखें, ये एक ज़ालिमाना टैक्स है। इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए इस कम से कम 3% जो है उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा और GST जो है उसको भी कम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो हमारी मशीनरी की इम्पोर्ट है उसमें भी हमको रिलीफ देना पड़ेगा, तब जाके ये इंडस्ट्री अपने पाँव पे दोबारा खड़ी होने के काबिल होगी। वरना ये इंडस्ट्री तो दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। अभी हज़ारों मशीनें जो हैं कबाड़ में चली गई हैं। जो वफाकी हुकूमत कहती है जी, फैसलाबाद में फ़ारूक हबीब साहब भी कहते हैं ये यहाँ लूम में 40 रुपये किलो बिकती थी, तो अब एम्ब्रॉयडरी बिक रही है। अब भी तो बोलें, नून लीग के दौर ने अगर लूमें ख़त्म की हैं तो आपके दौर के अंदर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर, SME सेक्टर का एक हिस्सा ख़त्म हो रहा है, उन्होंने एक किया। तो फ़र्क तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि आपने एक सेक्टर मारा, उन्होंने दूसरा मार दिया। तो आपसे इस वक्त इनका ये है कि इसको भी देखें कि ये भी कबाड़ के भाव बिक रही है और ये उससे ज़्यादा महंगी मशीनरी है। वो लूम कुछ लाख में आ जाती है, ये करोड़ों की मशीनरी है जो कि इस वक्त कोड़ियों के भाव बिक रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एम्ब्रॉयडरी मशीनें जो अभी आखिरी सांसों पर चल रही हैं वहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ जो कारोबारी शख्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इस वक्त अगर ये मशीनें चल रही हैं, क्या ऑर्डर्स की कमी है जो बिक रही हैं? जो ऑर्डर्स मौजूद हैं उसके बावजूद हमारे पास कैपेसिटी नहीं, हम उसे चला पा रहे हैं? दरअसल हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी चल रही हैं कि वो SMEs को सपोर्ट नहीं कर रही, वो सपोर्ट कर रही हैं वो ट्रेडर्स को। हमारे लिए बिजली नहायत महंगी कर दी गई है। बदकिस्मती से हमारा वो सेक्टर है जो हर रॉ मटेरियल पे 20% सेल्स टैक्स पे करता है, जो नॉन रिफंडेबल है। उसकी हम कोई क्लेम नहीं कर सकते, बिजली सस्ती नहीं ले सकते। इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि हम मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे। एक वक्त अल्लाह ना करे ऐसा आएगा कि हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करके ये चीज़ें बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पर महंगी तैयार होंगी। और जैसे हुकूमत कहती है कि हम अपने मुल्क को एक्सपोर्ट कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये इसके बरक्स हो रहा है। अगर हमें सपोर्ट ना किया गया तो लाख अरबों रुपए की ये इंडस्ट्री बंद होगी और अरबों रुपए के एक्सपोर्ट बिल में इजाफा होगा। अच्छा, PTI की गवर्नमेंट एक आम फहम ज़ुबान यूज़ करती है, कोड़ियों के भाव 30 रुपये 40 रुपये किलो लूम बिकी। तो अब उन्होंने अगर नून लीग ने बेड़ा गर्क कर दिया लूम का, तो इस वक्त हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है एम्ब्रॉयडरी का। अब ये भी करोड़ों की मशीनें लोहे के भाव बिक रही हैं, अब उसकी तरफ कोई नहीं बोल रहा। मतलब मेरे ख्याल में एक गवर्नमेंट उसका बेड़ा गर्क किया तो दूसरा इनको बेड़ा गर्क करने लगा है। दोनों SME सेक्टर शायद ये भूल रहे हैं कि वहाँ भी मजदूर की जान खुशी हुई है, यहाँ भी उनकी जान निकाली जा रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा शुरू हो चुका है इस सेक्टर में। जहाँ इस प्रेमिसेस में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर 52 एग्जैक्ट मशीन्स चल रही थी और इस वक्त सिर्फ 7 चल रही हैं। 45 मशीनें ये कबाड़ में जा चुकी हैं, कट चुकी हैं और 45 मशीनों से वाबस्ता तमाम जो मज़दूर थे और उनके ख़ानदान थे वो परेशान हैं, वो बेरोज़गार हो चुके हैं।
अच्छा, लेटेस्ट हम मशीनों की तरफ जाएं। लेटेस्ट मशीन हम इंपोर्ट कर नहीं पा रहे क्योंकि आगे डिमांड ही नहीं है, तो काम होगा तो आगे आएगा। तो ऐसे देखें, अगर लूम के अंदर डिमांड है, एयर जेट्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ लेटेस्ट मशीनरी नहीं आ रही, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस हैं। तो जब जिद्दत ही नहीं आएगी तो हम कम्पीट कैसे करेंगे दुनिया में? जी यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने सिर्फ एक सेक्टर को फोकस किया हुआ है, उसके अलावा बाकी इंडस्ट्री भी मुल्क में मौजूद है। हमारे जैसी कोई और सेक्टर भी होगा जो पिस रहा होगा, जो अपना काम नहीं कर पा रहा, तो हुकूमत को चाहिए एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल पर भी फोकस करें, लेकिन उसके अलावा मुल्क में जो दीगर इंडस्ट्री चल रही है उस पर भी नज़रसानी करें, उसको भी कुछ रिलीफ दें ताकि वो भी अपनी बका की जंग लड़ सके। नहीं, अगर ये देखें ना, वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट हमारे लिए मेन है, तो ठीक है, 25.3 बिलियन आपने अरब डॉलर का लिया है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी इंपोर्ट्स भी तो 7 अरब पे ले गए ना। ऐसे ये कह रहे हैं, रज़ाक दाऊद साहब ने कहा 100 अरब डॉलर पे हम एक्सपोर्ट्स लेना चाहते हैं, तो क्या फिर हम अपनी इंपोर्ट 300 अरब डॉलर पे ले जाएंगे? ये तो कोई अकल फहम की बात नहीं है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है हमारा। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारा सेक्टर जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट ही है, ठीक है। जितनी भी गारमेंट्स और जितने भी एपरल्स आपके तैयार होके जाते हैं उस पर फाइनल टचअप हमारा ही होता है। अगर हमारा सेक्टर बंद हो गया तो वो एक्सपोर्ट भी मुतासिर होगी। और जैसे आप बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। आज से 10 साल पहले चले जाएं तो ये सारी चीज़ें एम्ब्रॉयडर्ड जो हैं वो इंडिया और चाइना से इंपोर्ट होती थी। इस इंडस्ट्री को हम लोगों ने बूम दिया, इसको चलाया और हमने अपनी मुल्की ज़रूरियात को मुकामी तौर पर पूरा किया। अगर हम इसको मुल्की तौर पर पूरा नहीं कर पाते तो ज़ाहिरी बात है लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए ये चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ेंगी और वो हमारी कॉस्ट से महंगी इंपोर्ट होंगी, हमारी ज़रूरत से महंगी इंपोर्ट होंगी। एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको तो नोटिस के साथ साथ को पर्चों की सामना भी करना पड़ा है। क्या कारोबारी अफराद को एक साजगार माहौल दिया जा रहा है जो उन्हें खौफो हरासा किया जा रहा है? जैसा खुद शौकत तरीन साहब कहते थे, FBR एक डर का बाइस बन गया, लेकिन अब कौन उसे कहेगा कि वो बताएं ना। आप असम्बली में खड़े होकर खुद कह रहे हैं टैक्सेस बढ़ा दिए आपने, लेवीज बढ़ा दी, हर चीज़ तो बढ़ा दी है, फिर कौन ख़तरनाक है, गवर्नमेंट या FBR? बिलाल भाई, सबसे पहले तो सिटी 41 का और आपका बहुत शुक्रिया कि एक सिटी 41 और कुछ न्यूज़ चैनल है जो हमारी बात उठाते हैं, साफ़ी भाई हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज़ अगर होती तो आज पोजीशन ये ना होती। जब हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस गवर्नमेंट में आए, उनका विजन था कि मैं मज़दूर को फैसिलिटेट करूँगा, मैं नौजवान तबके को ऊपर लेके आऊँगा, मैं जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दूँगा, वगैरह वगैरह, इसके सारे चीज़ें थी। और इन्होंने किया क्या, इनका जो असल विजन था ना कि गरीब को ख़त्म करना है, इन्होंने गरीब को ख़त्म करने का जो फार्मूला निकाला, क्या कमाल है। वो जो आप कह रहे हैं जो गुर्बत ख़त्म करने का नारा था, बेसिकली गरीब ख़त्म करने का था। जी, वो गरीब ख़त्म करने का जो इन्होंने फार्मूला निकाला वो ये निकाला है कि गरीब ऐसे नहीं ख़त्म होगा, गरीब तो काम करेगा, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, अपना चूल्हा चलाएगा। उन्होंने क्या किया है, जो लोग गरीब को रोज़गार दे रहे थे, हम लोग जो छोटी छोटी यूनिट्स, छोटी छोटी इंडस्ट्री अपनी मेहनत से लगा के बैठे हैं, 60, 50, 100 लोगों को, 200 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डेली के घरों के चूल्हे लोगों के चलते हैं, ये उसको भी बंद करने पे आ गए हैं। ये मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, किसी भी महकमे का एक बंदा आता है, कोई वो प्रोफेशनल टैक्स से है, ये देखें, आके कुछ नहीं करता, उसका काम बनता है, एक फैक्ट्री में आया है, आके सबसे पहले ऑनर को इतला होनी चाहिए, कोई इतला नहीं है, किसी भी एक मजदूर से बाहर से पूछता है। लेकिन ये तो इंस्पेक्टर रजीम नहीं मुतारिफ करवा दी थी कि किसी भी फैक्ट्री में अब इंस्पेक्टर नहीं जाएंगे, छापे नहीं बजेंगे? सर वो वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई कानून हो। पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की चीज़ तब थी जब नून लीग दौर में अगर एक बंदा कोई इंस्पेक्टर लेवल का या किसी भी लेवल का बंदा कहीं पे जाके ज़ाती करता था, फ़ौरन से पता था नोटिस आएगा, शहबाज शरीफ साहब पकड़ेंगे या उसे उठा के बाहर फेंकेंगे या सज़ा देंगे। यहाँ पे तो कोई डर ही नहीं है। सिर्फ एक चक्कर हुआ है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, मैं सलूट पेश करता हूँ कि जो काम 200 रुपये की रिश्वत में होता था, अब वो काम 2000 नहीं 5000, 10,000 रुपये में होता है, और वो भी मिनतों के साथ, और कोई डर खौफ नहीं है। इसके आगे अगर आप चलते हैं तो एक नोटिस ये जारी किया गया बिना किसी वजह के। एक बंदा आता है, मज़दूर से पूछता है जी आप क्या ले रहे हो? हमारे पास मज़दूर ज़्यादातर ठेके पे हैं, बोनसेस लेते हैं, ओवर टाइम लेते हैं, 24 घंटे इंडस्ट्री हमारी चलती है, बड़ी इंडस्ट्रियाँ वो भी हैं जो ईद के दिन भी बंद नहीं होती। हम जो शेड्यूल की छुट्टियाँ हैं वो देते हैं, उनके ओवर टाइम्स देते हैं। इसके अलावा हम अपनी लेबर को रहायश वगैरह से लेके मेडिकल तक की जितनी सहूलियात हैं वो दे रहे हैं, जितनी हम सक्कत है हमारे अंदर। लेकिन हमें ये लोग इस बात में मजबूर कर रहे हैं कि हम अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करें, जैसा कि इस यूनिट में बंद हुई और सारी दुनिया भाग गई। लेकिन खान साहब की आपने जब बात की, खान साहब कहते थे कार्टल्स तोड़ने हैं, लेकिन माजरत के साथ कार्टल्स शुगर वाले, आटे वाले जो भी देखें वो तगड़े हो गए हैं। माड़ा जो था, जो तबका था जिसे ग्रो करना था, वो मर रहा है। बिलाल भाई देखिए, आज तक खान साहब ने जिस चीज़ पे नोटिस लिया ना
वो चीज़ जिंदाबाद हुई है। मिसाल के तौर पे आप जंगीर तरीन से लेके आज़म स्वाति से लेके किसी एक चीज़, चीनी से लेके पेट्रोलियम माफिया से लेके, यार कोई एक चीज़ जिसका खान साहब ने नोटिस लिया हो वो नीचे आई हो, मुझे आप प्रूव करके बताएं। इतने बंदे बैठे हैं, खड़े हैं, आप बता दें भाईजान कोई एक चीज़ जो आपको कम रेट पे नोटिस के बाद मिली हो। हमें क्या किया जाता है, हमारे ऊपर इन्होंने गुंडे छोड़े हुए हैं। जो गुंडे आते हैं अपनी बदमाशी के साथ या तो अपनी रिश्वत तलब करते हैं, अगर उनको रिश्वत या कुछ नहीं दिया जाता तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आके चलान बनाते हैं और हमें अगले दिन नोटिस आता है कि आपके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। एक फैक्ट्री ओनर है, वो घर सोया पड़ा है, वो कराची गया हुआ है, वो लाहौर गया है, वो कहीं आउट ऑफ कंट्री गया है, 10 दिन बाद 15 दिन का उसका टाइम है आने का, भी उसे उसी दिन नोटिस आता है जी कल आपने अदालत में पेश होना है और बताना है कि ये क्या है, जो कि सारे नोटिस फेक हैं और उनके ऊपर जुर्माने किए जाते हैं। मुझे मेरे वकील साहब ने कहा आप जुर्माना पे करो। मैंने कहा जी मैं जुर्माना पे नहीं करूँगा, मेरे पास तो बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं हैं। मैं जज साहब के सामने पेश होकर बताऊँगा कि जी मुझे ये बताएं जुर्माना है किस चीज़ का। मेरा कसूर ये है कि मैं 25, 30, 50 लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ, उनको अच्छी सैलरी दे रहा हूँ, मेरा ये कसूर है। इस कसूर की सज़ा तो वो बंदा सामने लेके आए जो मेरी फैक्ट्री में आके खुद लिख के ले जाता है। कोई प्रोफेशनल टैक्स वाला है, कोई लेबर वाला है, कोई महकमा माहौलियात वाला है, जिन चीज़ों का हमारे साथ तल्लक ही नहीं है। महकमा माहौलियात का हमारे यूनिट के साथ क्या तल्लक है, हमें आके बताया जाए। कौन सा गवर्नमेंट का महकमा है जो हमें आके एजुकेट करता है, बताता है कि आपकी सेफ्टीज़ ये हैं, आपके लिए माहौलियात की ये फैक्टर्स हैं, या फिर हमें क्या सहूलियत दे रही है गवर्नमेंट। हमें बताए, हमें 8 रुपये यूनिट का लॉलीपॉप दे के हमें 39 रुपये का यूनिट दिया जा रहा है, ये बिल हमारे पास मौजूद है। और ऊपर ऐसे ऐसे टैक्स डाले जा रहे हैं जो अपने घरों में इनके चलते हैं। कितने लोग हैं जिनको ये 5-5, 10-10 हज़ार लीटर पेट्रोल फ्री देते हैं और उनके आने वाले ख़ानदान वो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। कितने वज़ीर, कितने MNA MPs हैं जिनके घरों में पता कितनी मुराद और 50-50 मुलाजमीन फ्री हैं। कितने आपके गवर्नमेंट लेवल के बड़े से बड़े अफसर हैं जिनके घर 10-10 कनाल पे मुहित हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनको पूछने वाला कोई नहीं। आपके बिल्कुल जज्बात सही हैं, ये सवाल इनका बनता है क्योंकि जो कारोबार करके इस मुल्क में टैक्स दे रहा है शायद उसका जीने का हक नहीं है। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम है, जिन्हें ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, जिन्हें मुलाजिम कहा जाता है, इस आवाम के मुलाजिम जो टैक्सेस के ज़रिए उन्हें तनख्वाहें देते हैं, वो बड़े घरों में भी रहते हैं, वो नई और बहुत पुरकशिश लग्जरी गाड़ियों में सफ़र भी करते हैं और शायद वो इससे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब इसी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन का बेड़ा उठा के आए थे, जिन्होंने अपनी तनख्वाह 1 रुपया कर दी थी। तो इनको अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि अपनी तनख्वाहें लाखों में जो देने वाले हैं वो चंद कौड़ियों के लिए तरसते फिरेंगे। पेट्रोल भराना है, एक गरीब बंदा 1 लीटर पेट्रोल भी भराता है तो उसके अंदर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों की मद में जो टैक्स देता है वो उनकी तनख्वाहें भरता है। लेकिन उसको मिलता क्या है, या तो पुलिस वालों से गालियाँ, धक्के, या इंतज़ामिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं क्योंकि माड़े को वहाँ जाने का हक नहीं है और कारोबार जो कर रहा है उसकी सांसें बंद करता है। लेकिन ये बहुत ही एक मनफी पॉलिसी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन, सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के मरूफ इंपोर्टर में। और ख़ासतौर पर फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। आपका ज़्यादा मुंसलिक जो काम है वो एम्ब्रॉयडरी के साथ भी है, आप उनके सरपरस्ती आला भी हैं। जबकि अगर देखें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है लूम्स के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो वो जो मशीन्स इंपोर्ट का काम बहुत बड़ा है आपका। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कह रही है हमने 25.30 अरब डॉलर का एक टारगेट सेट किया था, उसे अचीव किया, लेकिन दूसरी तरफ हम 60 अरब तक अपनी इंपोर्ट भी ले गए हैं। लेकिन वो इंपोर्ट जिसकी ज़रूरत है उसके ऊपर हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। फिर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर का इस वक्त जो हाल है, उनको SME के अंदर तस्लीम नहीं किया जा रहा, वो रो रहे हैं कि हमें रजिस्टर्ड कर लिया जाए। क्या इस वक्त सनेरियो है, क्या गवर्नमेंट इसको किस हद तक सीरियस ले रही है, कैसे पुटअप कर रही है? क्यों आप चैम्बर के SVP रहे हैं और आपको ज़्यादा इन चीज़ों का अंदाज़ा है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत एक और इशू जो है एम्ब्रॉयडरी सेक्टर का ये उठाया है। देखें, बारहा इससे पहले भी हमने हुकाम बाला तक ये बातें पहुंचाई हैं कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जिसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो लाखों करोड़ों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 60 करोड़ रुपये के करीब जो है वो एक सालाना इनको दिया जा रहा है। इनडायरेक्ट धागे पे टैक्स जो हम लोग दे रहे हैं। देखिए, मैंने हमेशा से कहा इसकी चेन शुरू होती है कि इंपोर्ट होती है एम्ब्रॉयडरी मशीन, वो यहाँ पे जब आती है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। आप इंपोर्ट पे जब कदम लगाते हैं अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने, जो कि राइट वे नहीं है, ऐसी मशीनरी को रोक लेते हैं जो आके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करती है। और फिर आप देखें यहाँ पे जब मशीनें लग रही हैं
वहाँ पे मैंने कई दफ़ा कहा है कि अभी आप अगर इसका सर्वे करें तो आपको 40% मशीनें जो बंद नज़र आएंगी। क्यों बंद नज़र आएंगी? कि आप पे धागे पे टैक्स दे रहे हैं, आप हमें कहते हैं रजिस्टर्ड हों। रजिस्टर्ड होने के लिए हम तैयार हैं। हमारी एसोसिएशन ने इस पे बहुत सारी मीटिंग्स की है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी जो चैम्बर में बैठ के वो हम अभी रज़ाक दाऊद साहब आए थे, हमने उन्हें भी कहा कि हम रजिस्टर्ड होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये बताएं कि हम अपनी इनवाइसें काट के किन को दें। कोई हमसे इनवाइसों लेने के लिए मार्केट में तैयार नहीं है। जब तक इस आप टैक्स चेन को मुकम्मल नहीं करेंगे तो हमें बताएं कि हमारा क्या कसूर है। हमें किसी जगह पे हमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा और यह कह दिया जाता है कि आप रजिस्टर्ड नहीं, जबकि हम तैयार हैं रजिस्टर्ड होने के लिए। और इनडायरेक्ट टैक्स बिजली के बिलों में धागे पे जो हम खाम माल ले रहे हैं वो करोड़ों की शक्ल में हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और कोई फैसिलिटेशन हमें नहीं मिल रही। इस वक्त अलमिया ये है कि इस बात को समझने से हमारे हुकाम बाला कासर हैं कि जब तक आप एसएमई सेक्टर, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि रियल एसएमई सेक्टर जो है वो ये है, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है। आप देखें आज यहाँ पे 800 के करीब यूनिट जो फैसलाबाद में है, 2000 के करीब यूनिट लाहौर में होगा, जहाँ पे आप लाखों की तादाद में जो है वर्कर काम करते हैं। तो इस एसएमई सेक्टर के लिए क्या किया गया? जो इतने बड़े बड़े दावे हमेशा से मैंने अपने टनोर में भी इस बात को कहा, मैंने बहुत सारे सेमिनार में इस बात को कहा और सारे लोग ये जानते हैं, ये हमारे हुकाम बाला भी जानते हैं कि जिस मुल्क की एसएमई जो है वो खड़ी नहीं होगी वो मुल्क कभी तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकता। अच्छा, स्टेट बैंक के गवर्नर भी जो उन्होंने एसएमई के लिए लोन का एक अनाउंस किया था, उसके अंदर उन्होंने खुद फिगर्स दी थी कि 40% तक एक्सपोर्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूशन करने वाला एसएमई 80% तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो है सिर्फ एसएमई करता है, क्योंकि एलएसएम कम लेबर के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा काम पे जाते हैं। तो क्या ये ज़्यादती नहीं है कि एक सेक्टर खुद रजिस्टर होना चाह रहा है तो हम उसे चोर रास्ता मुहैया करें कि आप इस चोर रास्ते में घुसें जिसमें उसका नुकसान है, लेकिन जो चोर रास्ते के से आगे अपना हाथ लिए बैठे हैं, मुनाफाखोर हैं, जाली पर्ची माफिया, वो फ़ायदा उठा रहा है? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात को यहाँ से लूँगा। वो स्टेट बैंक के मैनेजर साहब ने जब ये सारा हमें लोन्स कहा गया कि एसएमई के लिए आ गए, मुझे इसकी एक कोई फिगर निकाल के दें कि कितने एसएमईज़ को लोन मिला है। हमने इनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर एसएमई को खड़ा करना चाहते हैं इन्हें शख्सी ज़मानत पे लोन दें। इन सेक्टर के पास वो इतने अरबों की प्रॉपर्टियाँ नहीं हैं, लाखों की प्रॉपर्टियाँ नहीं हैं कि ये वो प्रॉपर्टियाँ रख के आपसे लोन सकें। इनके लिए लोन का भी जो है आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, शख्सी ज़मानत पे देना पड़ेगा, आसान कर्ज़े इनको देने पड़ेंगे। और इसके साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि एसएमई सेक्टर के लिए इनको हमेशा की तरह जब बड़े यूनिटों को फैसिलिटेट करते हैं, इस सेक्टर को साथ लेके चलना होगा, इसके रियल स्टेक होल्डर को लूप में लेना होगा। जैसे कि रज़ाक दाऊद साहब ने अभी कहा है कि आप 26 को इस मंथ की उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है कि 1-to-1 मुलाकात करेंगे हम एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से। एक खुशाइंद बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये मीटिंग्स जो है मीटिंग्स ना हम खेलते रहें। इस सेक्टर को अगर आपने बचाना है जिसमें लाखों लोग का रोज़गार जुड़ा हुआ है, लाखों ख़ानदानों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो आपको प्रैक्टिकल जो है वो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अच्छा फ़ारूक साहब, रजिस्ट्रेशन की जब बात करते हैं तो ये लोग चाह रहे हैं हम रजिस्टर हो जाएं, हम ऑन बोर्ड आ जाएं, हमारे एफबीआर के तौर पर कुछ विंडो, लेकिन इस वक्त ख़ुद शौकत तरीन साहब ने ओथ लेने के बाद कहा था ये इदारा एक खौफ और हरास की इलामत बन गया है। लेकिन उसके बाद जो हम देख रहे हैं वो चीज़ें आपके, बल्कि एक आपने हमारे साथ खबर शेयर की थी जिसके बाद आपके इंटरव्यू के बाद वो चीज़ें वापस भी हुई। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे इकदाम क्यों कर रही है जो कि बिला आप टैक्स इकट्ठे करें, लेकिन टैक्स इकट्ठे करते करते हम अपनी इंडस्ट्री जो कि मेन इंडस्ट्री है उसको लंगड़ा लूला करते जा रहे हैं। और ये वो इंडस्ट्री है जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स को भी मुतासिर करेगी और लोकल मार्केट, क्योंकि देखें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर भी प्रिंटिंग हो रही है और लोकल के अंदर भी। तो फिर आप तो कॉस्ट ऑफ डूइंग तो दोनों तरफ महंगी कर रहे हैं, इनकी बिना पर अगर रजिस्टर कर लेंगे तो उधर भी फ़ायदा तो पहुँचेगा। देखें, बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये लोग रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, एक खौफ व हरासमेंट की जो फ़ज़ा कायम है। मैं सॉरी टू से जब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कौमी असम्बली में खड़े होकर गए कि मेरे तरीके जो होंगे टैक्स लेने के मैं ले कर दिखाऊँगा,
तो आप तो पहले इतनी हरासमेंट हो चुकी हुई है और अब आप भी ऐसे बयान देंगे। देखें, इन्हें एक फ्रेंडली माहौल पैदा करना होगा, फिर लोग जाके रजिस्टर्ड होंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इतने बैरियर्स लगाएं, इतना थ्रेट कर दें कि आप लोग ये सोचें कि हमने रजिस्टर्ड नहीं, अनरजिस्टर्ड तरीके से हम काम को चलाएं। ये सारी चीज़ें इनको समझना होंगी, फिर ही ये चेंज जो है मुकम्मल होगी। और जो है मुल्क की इकॉनमी में अगर आप चाहते हैं कि ये सेक्टर भी अपना हिस्सा डाले और इनका जो टैक्स है वो आपके पास है, ना कि चोर रास्ते के और लोग इनको ले जाएं, नीचे ऑफिसर्स ले जाएं। जैसे आपको पता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि इंपोर्ट पे जो इन्होंने 5 लाख 10 लाख नोट इनवाइस फाउंड पे लगा दिया, फिर उन्हें वापस लेना पड़ा। क्यों आप ऐसे फैसले लेते हैं जिसको आपको बाद में वापस लेना पड़े? इसका हल यही है, रियल स्टेक होल्डर को लूप में लें, वो आपको रियल पिक्चर दिखाए, फिर आप उनको लूप में लेते हुए डिसीजन जो लेंगे वो कारआमद भी होंगे और वो आपको टैक्स, सारे टैक्स देने को तैयार हैं। आपको अपने तरीक़ाकार जो सही करना होगा। अच्छा, एक इंस्पेक्टर से रजीम के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन वो भी इंस्पेक्टर आ भी रहे हैं, चेकिंग भी की जा रही है, छापे भी पड़े हैं, सब कुछ हो रहा है। अब तो कहाँ हुकूमत खड़ी है जो अपने बयानिया कहती है कि यौन के ऊपर ड्यूटी फ्री कर दी, इंस्पेक्टर से रजीम ले आ दी, लेकिन वहाँ अगर दूसरी तरफ जाकर देखें तो सब कुछ चल भी रहा है। देखें, यहाँ पे ड्यूटी वो आपको पता है 30 तारीख तक से ऑटोमेटिकली वो ख़त्म होगी। आप जाके देखें कितना इस वक्त यहाँ महंगा होगा हुआ है। सारी चीज़ें ना, मुझे ये लगता है कि वो बातों तक रहती हैं, कुछ देर के लिए इम्प्लीमेंट होती हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आती कि हमारी डायरेक्शन क्या है। मैं तो डे फर्स्ट से ये कह रहा हूँ कि अभी तक इनको वो एक रास्ता नहीं मिला जो एक तरक्की की तरफ मुल्क को लेके जा सकता है। ये जो आप रजीमलेस बातें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अभी तो छोटे छोटे लेबर डिपार्टमेंट के बंदे आके तो आपकी फैक्ट्रियों को आके हरासमेंट करते हैं, लेबर काउंट करते हैं, कोई मिलते ही नहीं, पूछते नहीं हैं। अगर उनको कोई उनकी डिमांड नहीं पूरी की जाती तो डायरेक्ट वारंट गिरफ्तारी दे दिए जाते हैं एक ऑनर्स के लिए। मतलब कहाँ पे जाए, हमें बताएं कि किस तरह से सरवाइव करेगी इस मुल्क की इंडस्ट्री नहीं है तो आपका मुल्क नहीं है। मैं फ़ारूक भाई की बात को ऐसे आगे लेके चलूँगा। बांग्लादेश के अंदर एक कंटेनर जो एक्सपोर्ट का माल लेके जाता है, उसको एमरजेंसी की सिचुएशन है, यानी कि एम्बुलेंस कहीं रुक सके लेकिन वो नहीं रुक सकता, वो डायरेक्ट पोर्ट पे जाएगा, उसे कोई सिग्नल की तो इस्तिस्ना जो है वो भी हासिल है। लेकिन हमारे यहाँ है कि एक इंस्पेक्टर कारोबारी शख्स को या उस मिल मालिक को गिरफ़्तार कर सकता है छोटी सी कोताही में, अगर वो नहीं कर सका, और फिर अगर वो रिफ़ंड के अंदर भी एक छोटी सी गलती कोताही कर देता है तो एक जो सिलसिला इन्होंने बनाया हुआ है उसके अंदर भी फिर उसे लंबा चक्कर चला के 10-10 करोड़ तक लोगों के रिफ़ंड फंसे हुए हैं। कोई आसान वन विंडो ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन उस वन विंडो ऑपरेशन को ऑपरेशनल करने के लिए भी हमें इतनी तकदो लगती है। कारोबारी शख्स अपने कारोबार कम और शायद दफातर की तरफ ज़्यादा चक्कर मारते हैं कि FBR से हमें कुछ रिलीफ मिल जाए ताकि कारोबार चलते रहें, क्योंकि ये कारोबार अगर चलाने हैं तो हुकूमत को संजीदगी से जो टेक्सटाइल पॉलिसी है जिस पर रज़ाक दाऊद ने फैसलाबाद दौरे में ही कहा था, देखें हालात साल हर मौसम के साथ चीज़ें बदलती, लेकिन रज़ाक दाऊद साहब हमेशा ये असूल है पूरी दुनिया का कि एक पॉलिसी कांस्टेंट होती है जो कि आपने बनाई थी, बहुत अच्छी है, उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है तो तमाम सेक्टर ये कहते हैं कि बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो उसके ऊपर फोकस करें, यकीन तौर पर आप काम करें, लेकिन शायद जिनको आप बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म जो, वो बाकी टीम को ये अंदाज़ा करवाना होगा, काबीना को अंदाज़ा करवाना होगा कि इस वक्त हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।